गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछला लेक्चर धीरे धीरे करके सब डाल देंगे। आज हम नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो कहोगे सर पिछला वाला लेक्चर तो आप पढ़ाए नहीं, ठीक है, तो उसको हम धीरे धीरे कंटिन्यू कर देंगे। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना बेटा, उसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, तो क्या पढ़ाने जा रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान से देखना, क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा? केमिकल बॉन्डिंग। देख बेटा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, पढ़ाने के लिए तो इसको बहुत दिनों तक पढ़ाया जा सकता है एज ए टॉपिक, मगर जो हमारे काम का है वही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा एक रत्ती भी नहीं, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए 1.5 महीना 2 महीना आराम से खींचा जा सकता है। मगर सिलेबस से बाहर जाके ज्ञानी बाबा थोड़ी बनना है, नहीं ना बनना है। हमको वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, हमारे नीट और जेई के सिलेबस में है, तो हमारा उससे काम चल जाएगा। क्यों ना उसको ही पढ़ के समाप्त कर दिया जाए। तो आओ देखो, केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले जानते हैं ये बॉन्ड क्या है। बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग है क्या? बॉन्डिंग है क्या? बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग का मतलब होता है बेटा, बॉन्डिंग का मतलब होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड कह दो, बाइंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस टुगेदर। सिंपल सा बात है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस को आपस में होल्ड करके रखेगा, उसी को क्या कहेंगे? बॉन्ड। सिंपल सा बात है। बॉन्ड का वही ना मतलब हुआ कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को बांध के रखे, उसी को सिंपली बात में हम क्या कह सकते हैं बेटा? बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड। क्लियर? अब ये जो बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल देखा गया है बॉन्ड एनर्जी के आधार पर। यदि बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा आता है तो इसको बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और 42 किलो जूल से कम आता है यदि बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से कम आता है तो इसको वीक बॉन्ड कहा जाता है। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? वीक बॉन्ड। आ रहा है समझ में? तो एक हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसमें 42 किलो जूल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, एक हो गया वीक बॉन्ड जिसमें 42 किलो जूल से कम एनर्जी रिलीज हुई। अब मेरी बात सुनो, यहाँ सुनते चलो। अब मेरी बात सुनो, अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन बॉन्ड आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में वही बॉन्ड आएंगे जो हम लोग बच्चा में पढ़े हैं 10th क्लास में। कौन कौन? आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। याद है क्या? हाँ, ये पहला बॉन्ड हो गया। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, नाम तो सुने ही होंगे। तीसरा कौन होता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा कौन होता है? मेटेलिक बॉन्ड, नाम तो सुने ही होंगे, मेटेलिक बॉन्ड। तो ये सब कौन से बॉन्ड में आ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। तो कहोगे कि सर वीक बॉन्ड में कौन से बॉन्ड आ जाते हैं? तो देख बेटा, वीक बॉन्ड में जो बॉन्ड आते हैं, वीक बॉन्ड में 2 टाइप के बॉन्ड आते हैं। वीक बॉन्ड में हम 2 टाइप के बॉन्ड को कहते हैं। एक को कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्डिंग जिसको आप कहोगे। बॉन्डिंग या बॉन्ड एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का वीक बॉन्ड है जिसमें ये तभी बनता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन यदि फ्लोरीन के साथ लगा है तो फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर प्लस। तो नेबरिंग जो मॉलिक्यूल होगा HF वाला, एक और मॉलिक्यूल, इसमें तो लाखों मॉलिक्यूल है ना, तो होगा क्या, इसका जो H प्लस है वो इस पहले वाले मॉलिक्यूल के F माइनस के साथ एक बॉन्ड शेयर करेगा, जिसके वजह से इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, फेज लिक्विड हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा होता है। मतलब किसके साथ? फोन याद रखना, फोन जो आप करते हो ना, फोन,
ON के साथ लगा होता है। और दूसरा कौन होता है बेटा, इसका बहुत सारा टाइप है, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और कौन कौन है बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये सब इसके क्लास में आ जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो हम सब को एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है, हम सब को एक एक करके देख लेंगे। इसका कोई मतलब बहुत आसान टॉपिक, हलवा टॉपिक है एकदम, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। यदि हम बात करें कि ये बॉन्डिंग का क्या कारण है, बॉन्डिंग हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा क्या हो गया कि बॉन्डिंग जरूरी है भाई, क्यों एटम मॉलिक्यूल या फिर आयंस आपस में जुड़ गए। तो इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरियां आती चली गई, जिसमें सबसे बेसिक जो थ्योरी है वो जो थ्योरी कहलाता है उसको कहते हैं बेटा ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बिना हाथ पैर वाला रूल। वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे कुछ नोबल गैस होते हैं, जैसे हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, देखते हैं ना, जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ तो। इसका क्या होता है? 1s2 होता है क्या? 1s2। इसका क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6। क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो बोलो हाँ है। इसके आउटर मोस्ट में भी कितने होंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। हीलियम को छोड़ दें तो जितने भी नोबल गैस होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये किसी से रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि जितने भी एटम होते हैं वो भी अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर शेयरिंग करके। और चूंकि 8 रखने की बात हो रही है, इसीलिए क्या नाम दिया गया? ऑक्टेट। तो इस रूल को यदि हम डेफिनेशन वाइज कलमबद्ध करें तो क्या लिख सकते हैं कि साइंटिस्ट थिंक दैट क्या थिंक किया? थिंक दैट noble gases have 8 electron in their outermost shell, outermost shell, and they are stable, मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। सो other atoms of element tries to achieve this configuration either loss of electron, gain of electron, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा सोचा गया, वैज्ञानिकों ने देखा, बस देखा और बोल दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ठीक है। देखा कि भाई नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो कोई भी एलिमेंट का एटम यही 8 पुराने की कोशिश करता है ताकि वो भी स्टेबल हो जाए, चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब क्या हुआ? यदि ये बात सही है तो यदि हम NaCl पर अप्लाई करें, NaCl पर, तो देखते हैं NaCl पर क्या होता है। वाकई में Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये किसके जैसा हो जाएगा? देखो नियॉन के जैसा। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे। 1 इलेक्ट्रॉन यदि ले ले तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मगर इस चक्कर में ये Cl- बन जाएगा क्या? अब देखो ये भी नोबल गैस के जैसा हो गया,
ये भी नोबल गैस के जैसा हो गया, मतलब इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए। अब क्या ये दोनों आपस में पैक कर जाएंगे आसानी से, प्लस माइनस कभी अलग रहेगा नहीं, ये इस तरह से बन जाएंगे। और ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस हुआ है और दूसरा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट गेन हुआ है, ऐसा बॉन्डिंग कौन सा बॉन्डिंग कहलाता है बेटा? आयोनिक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग? आयोनिक बॉन्डिंग। कौन सा? आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। तो क्या बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का? आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? बाय कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये कौन सा बॉन्ड पढ़े हमने? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या याद रखेंगे? आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिख लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड by complete loss और gain of इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसी को क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? अगला आओ, जरा यहां देखो, जरा यहां देखते चलो, घबराओ मत। यहां देखो, यदि अगले बॉन्ड की हम बात करें, अच्छा ये बना तो बना कैसे? बना तो इस तरीका से। तो यदि हम इसका फॉर्मेशन देखें बेटा, यदि हम इसका फॉर्मेशन देखें तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन। जैसे क्लोरीन क्या था? नॉन मेटल था। अच्छा, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब ये जो NaCl बनाए हैं ना आप, ये वाला, ये हाईली पैक्ड होता है। मतलब एक NaCl-1, Na प्लस Cl-1, Na प्लस Cl-1, Na प्लस Cl-1, Na प्लस। तो कोई भी एक एटम को देख लो, जैसे कोई भी एक आयन को देखो, ये सोडियम चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा और बाहर से भी और अंदर भी क्लोरीन होंगे, ये चारों तरफ से अट्रैक्ट होता है। यही कारण इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं माना जाता है। आ गया समझ में? इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। यदि हम इस कंपाउंड्स का, आयोनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड लिखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? पहला बात तो लिखेंगे कि ये नॉन डायरेक्शनल है। कैसे है? यही बात को लिख दें, नॉन डायरेक्शनल है क्या? नॉन डायरेक्शनल है। दूसरा बात यदि हमको लिखने के लिए कोई कहे तो हम लिखेंगे बेटा कि ये जनरली सॉलिड है। कैसे हैं? सॉलिड है। तीसरा बात लिखें तो हम लिखेंगे इसका MP एंड BP क्या है? MP एंड BP हाई है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। चौथा बात लिखने का कोशिश करें तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है? क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन है एंड ब्रिटल है, भंगुर है, मतलब इनका चादर नहीं बना सकते, मारोगे तो चुकनी चुकनी हो जाएंगे। और पांचवा बात यदि हम लिखने का कोशिश करें, पांचवा बात यदि हम लिखने का कोशिश करें, यदि हम यहाँ पर लिखते हैं पांचवा बात, ध्यान से सुनना, यदि हम फिफ्थ बात लिखने का कोशिश करें तो क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्टेट रूल को मिटा रहे। यदि हम फिफ्थ रूल को लिखने का कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ, ध्यान से, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर हैं, बट गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं, गुड कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट, पिघली अवस्था में ये बहुत अच्छा से क्या हो जाते हैं? कंडक्टर हो जाते हैं। आ गया समझ में? तो ये रहा तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड। अब आओ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। यदि हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात किए बेटा, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बेटा इस तरीका से डिनोट कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन लिखा और इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया सिंगली डॉट बना के, तो इसको कहते हैं बेटा लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना। उसी तरह क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो 5 और 2 कितना हो गया बेटा?
5 2 कितना हो गया 7, तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीका से दिखा देते हैं पेयर करके, ठीक है, इस तरीका से। तो ये इसका क्या कहलाएगा, बोलो, अभी सिखाएं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अब ई दोनों को साथ साथ लिख दिए, साथ साथ, तो होगा क्या, H का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 जोड़े हैं और 1 अकेला है। ये दोनों आपस में क्या कर जाएगा बेटा, शेयरिंग। शेयरिंग से क्या फायदा हुआ, अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये नोबल गैस के जैसा हो गया। और इसके पास कितने, 10 तो पहले से थे अंदर में, और यहां देखो 8 हो जाएंगे, मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, मतलब ये 8 हो गया आउटर मोस्ट शेल में, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18, मतलब ये नियॉन के जैसा हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो दोनों स्टेबिलिटी को गेन कर लिए, मगर यहां पर स्टेबिलिटी क्या लॉस करने से आई है, बिल्कुल नहीं। क्या गेन करने से आई है, बिल्कुल नहीं। यहां शेयरिंग हुआ है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला जाए, यहां देखो, तो हम ये बात बोलेंगे, covalent bonds are formed by sharing of electron, sharing of electron से बने। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, तो ये सबसे पहला बेटा बोलेंगे कि ये डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शनल, मतलब इसमें डायरेक्शन पाया जाता है। क्या मतलब है डायरेक्शनल का मतलब, डायरेक्शनल का मतलब है HF का एक बार बॉन्डिंग हो गया तो हो गया, अब ये दूसरे से कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे H2O में ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लिया, अब तीसरा बॉन्ड ये नहीं बनाने जा रहा, आ रहा है समझ में। तो इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, जबकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। क्लोरीन था तो वो चारों तरफ से सोडियम से घिरेगा, सोडियम से अट्रैक्ट होगा, और सोडियम रहेगा तो चारों तरफ क्लोरीन से अट्रैक्ट होगा। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता आयोनिक कंपाउंड का, जबकि इसका डायरेक्शन होता है। दूसरी बात, ये जनरली या तो लिक्विड होते हैं नहीं तो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, या तो क्या होंगे, जनरली क्या होंगे, जनरली लिक्विड होंगे, और क्या होंगे बेटा, गैस होंगे। क्या होंगे, लिक्विड या गैस। जैसे इसका एक्सेप्शन क्या बोल सकते हो, इसका एक्सेप्शन डायमंड बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, डायमंड सॉलिड है। आ रहा है समझ में। तीसरी बात, ये एमॉर्फस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एमॉर्फस, मतलब इनमें लूज पैकिंग होता है। पांचवी बात बोले कि ये बैड कंडक्टर ऑफ, अच्छा इसका एमपी और बीपी क्या होगा, एमपी एंड बीपी लो होगा। क्या होगा, लो। और 6th बात करें, इसमें छठी बात करें, तो छठा बात क्या बोल सकते हैं, छठा बात बोल सकते हैं कि छठा बात ये बोला जा सकता है बेटे, 6th बात हम ये बोल सकते हैं कि इनमें ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कहने का क्या मतलब, अच्छा इसका एक्सेप्शन कोई बोल सकता है, इसका एक्सेप्शन क्या होता है, वही ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट। अब ये रट सकते हो तो रट लो, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ग्रेफाइट का sp2 होता है, रट लोगे। अब बकमिनिस्टर फ्लोरीन का भी कितना होता है, sp2। बस इतना रट लो ना, बाद में हम देख लेंगे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, बस इतना रट लो अभी। तो ये बात हो गई किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। आओ अगला बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है बेटा डैटिव बॉन्ड। कौन सा, डैटिव बॉन्ड, मतलब दाता वाला बॉन्ड, एक देगा तो दूसरा ले लेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आगे सीखेंगे वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होनी चाहिए और एक के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब दे देता है तो क्या बनता है बेटा, इन दोनों को मिलाए तो बनता है एडक्ट। क्या बनता है, एडक्ट, BF3, और इसको कहते हैं बेटा एडक्ट,
तो यहां पर शेयरिंग नहीं हुआ, यहां पर एक ने दिया और दूसरे ने ले लिया। जो देता है बेटा उसको कहते हैं डोनर, जो लेता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। और ये जो एरो से दिखाते हैं इसको, इस बॉन्ड को किससे दिखाते हैं, एरो से। और देने वाले की ओर एरो का टेल होता है और लेने वाले की ओर एरो का क्या होता है, हेड होता है। तो ये रहता है जिसमें एक देता है और दूसरा कंप्लीट एक्सेप्ट करता है। कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, जब जरूरत होगा तो ये इससे ले लेगा, ठीक है। कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं करता, मगर ये इसको देता है थोड़े देर के लिए, मोमेंटली दे देता है ताकि इसके भी स्टेबिलिटी पूरी हो और ये खुद भी स्टेबल हो जाए। ये खुद ऐसे भी स्टेबल है, मगर देने से इसकी स्टेबिलिटी को क्या किया, बढ़ा दिया और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जिसको एडक्ट कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। डेटिव नाम आया है डोनर से, क्योंकि डोनर दे रहा है, दूसरा ले रहा है। आ रहा है समझ में। अब आओ, यदि हम लगे हाथ लिविस एसिड और लिविस बेस को भी खत्म कर दें तो लिविस एसिड किसको कहेंगे बेटा, यदि हम बात करें लिविस एसिड किसको कहेंगे, लिविस एसिड LA जिसको कह रहे हैं। लिविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को ही क्या कहते हैं, लिविस एसिड। लिविस एसिड। अब लेगा कौन, तुम ही सोच के बताओ। लेगा वो जिनके पास क्या होगा, जिनके पास लेने की क्षमता होगी। कौन ले सकता है बताओ, वैकेंट, जिनमें क्या हो, पहली बात जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कमी हो, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। कौन लेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, ऑक्टेट वाले, ऑक्टेट वाले। जैसे अभी देखे हैं, कौन सा ले लेगा, BF3। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा, मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। BeCl2 ये भी ले लेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब कैसे, इसमें कितना है, 6, तो ये सब क्या करेगा, ले लेगा। दूसरी बात, यही हम बोले केटाइंस, जितने भी केटाइंस होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, Fe+2, Cl+, Br+, ये सब क्या होंगे, केटाइन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए लिविस एसिड की तरह व्यवहार करेंगे। कैसे व्यवहार करेंगे, लिविस एसिड की तरह। क्लियर। आओ अगला बात यदि हम करते हैं इसी में हम यदि अगला बात करते हैं बेटा, तो ध्यान देना लिविस एसिड के बारे में। लिविस एसिड, अब हम बात करते हैं लिविस बेस की। किसकी, लिविस बेस। ऐसे लिविस एसिड और लिविस बेस आयोनिक इक्विलिब्रियम में आएगा। अभी तो बस हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिविस बेस, इसी का अपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या बोलेंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है बेटा, दे देता है। तो देगा कौन, देगा वो लिविस बेस होगा, तो लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वो कौन होगा, लिविस एसिड। तो जो देगा वो क्या होगा, लिविस बेस। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये। तो डोनर कौन हो सकता है बताओ, जिसके पास लोन पेयर हो। कम से कम क्या होना चाहिए, हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर। इसके पास क्या होना चाहिए, हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर होना ही चाहिए तभी दे सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे, इसका एग्जाम्पल पहला न्यूट्रल वाले। क्या लिख लेते हैं, न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल वाले वो होंगे जिनके पास कम से कम 1 लोन पेयर होगा। जैसे अमोनिया को ध्यान से देखो, अमोनिया न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, मगर 1 लोन पेयर है। वाटर, वाटर का नाम सुने हो ना, हाँ, वाटर में 2 लोन पेयर होता है। तो ये वाटर में 2 लोन पेयर होता है, आसानी से दे सकता है। क्लियर। ये सब आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, लिविस बेस है। क्या है, लिविस बेस है। उसी तरह हम बोल सकते हैं बी नंबर में, ये ए नंबर में, बी नंबर में क्या बोल सकते हैं बेटा, एनाइंस। एनाइंस भी क्या होते हैं, जितने भी एनाइंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, लिविस बेस। जैसे Cl-1, देखो इसमें आवश्यकता से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दे देगा। Br-1, इसमें भी आवश्यकता से क्या है, ज्यादा है, आसानी से दूसरे को क्या कर देगा, दे देगा। H2-, सल्फर-2, ये भी किस तरह व्यवहार करेगा, लिविस बेस की तरह, आसानी से दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब तुम ध्यान से देखो, यदि हम ये बात बोलें तो क्या गलती होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब लिविस बेस लिविस एसिड को 1 लोन पेयर देता है।
गलती बात बोल दिए? नहीं ना, एकदम सही बात है। ये लिविस बेस है और ये लिविस एसिड है। तो जब लिविस बेस लिविस एसिड को क्या देता है? लोन पेयर देता है, तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed when Lewis acid donate one lone pair to Lewis acid। donate lone pair, डायरेक्ट लिखो वन क्या, lone pair to Lewis acid। मतलब Lewis base डोनेट लोन पेयर टू लिविस एसिड। जब लिविस बेस लिविस एसिड को लोन पेयर डोनेट कर देता है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आ गया समझ में? अब देखो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो हम इसे बना दिए, ये तो हम बना दिए क्योंकि हमको याद है। आपको याद है? नहीं ना। तो कैसे बनाए? तो ये बनाते हैं बेटा लिविस डॉट स्ट्रक्चर से, लिविस स्ट्रक्चर। तो लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? इसके लिए हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं, आसान रहेगा। लिविस डॉट स्ट्रक्चर से आपको मॉलिक्यूल का मोटा मोटी स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। ठीक है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, लिविस के थ्योरी से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए, यदि हम बात करें ट्रिक टू ड्रॉ, लिखिएगा ट्रिक टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, और ये किस पर बेस्ड है? लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आज के डेट में ये फेल्यूर है, ठीक है, मगर फिर भी इसको पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला काम कीजिए, आप N1 निकालिए। क्या निकालिए? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप में क्या निकालिए? N1। कैसे निकालेंगे N1? हम निकालेंगे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम होंगे उन सभी का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। प्लस क्या करेंगे? प्लस चार्ज ऑफ एनाइन। यदि उस पर निगेटिव चार्ज होगा तो उसको जोड़ देंगे मॉड लेके। मॉड मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू लेके जोड़ दिया जाएगा। माइनस चार्ज ऑफ कैटाइन। यदि वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जितना चार्ज होगा उसको घटा देंगे। आ गया? पहला काम क्या करेंगे? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस चार्ज ऑफ एनाइन माइनस चार्ज ऑफ कैटाइन। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम N2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? N2 कैसे निकालेंगे? N2 निकालेंगे 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम होंगे। चूंकि हाइड्रोजन में मात्र एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो हीलियम के जैसा हो जाएगा, इसीलिए हम करते हैं 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, यहां किसको एक्सेप्ट कर देना है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, H को छोड़ के, और हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेप क्या करोगे? थर्ड स्टेप आप N3 निकालोगे। N3 कैसे निकालोगे? N2 माइनस N1 करके। अब मान लो कोई बच्चा भूल गया N1 माइनस N2 या N2 माइनस N1, तो ये तरीका बता देते हैं, ध्यान से सुनो। यदि ये निगेटिव आ जाए तो इसका मॉड ले लेना, पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं ना। आ गया समझ में? अब जो N3 निकाले, इस N3 को 2 से डिवाइड कर लेना। ये जो भी संख्या आएगा वो बॉन्ड पेयर बताएगा। क्या बताएगा बेटा? बॉन्ड पेयर। क्या बताने वाला है ये? बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर बताएगा। और चौथा काम क्या करना? अब N1 में से N3 को घटा देना, तो आएगा N4। क्या आएगा? N4। तो N1 माइनस क्या बेटा? N3 करना, तो ये N4 आएगा। और इस N4 को 2 से डिवाइड कर लेना, तो ये आ जाएगा लोन पेयर। क्या आ जाएगा बेटा? लोन पेयर। और 5वां स्टेप में क्या करना? जो एटम लीस्ट नंबर में मौजूद हो, सबसे कम मात्रा में मौजूद हो, या जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो, क्या हो? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ एटम। मगर किसको छोड़ के? हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन कभी सेंटर में नहीं आएगा। लीस्ट नंबर ऑफ एटम या फिर
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या बना देना, सेंट्रल एटम। क्या बना देना, सेंट्रल एटम। और इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप आसानी से लिविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, तो देखो बेटा ध्यान से, जैसे हम दो मॉलिक्यूल लेके समझाने का कोशिश करते हैं। एक हम लेते हैं CH4, चलो 3 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अमोनिया और एक ले लेते हैं वाटर। आओ तीनों के लिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। चलो CH4 के लिए हम निकालते हैं। सबसे पहले N1 निकालेंगे। कार्बन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p2, तो 2p2, तो 1s2 2s2 कार्बन का क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। प्लस हाइड्रोजन में क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1s1, तो एक के इलेक्ट्रॉन है, तो 4 टाइम्स ऑफ कितना, 1, 4 एटम है ना, एक में एक तो 4 में 4, टोटल कितने हो गए, 8 आ गया। उसके बाद N2 कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करें, 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल एटम, 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल एटम, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन को हटा दो, कार्बन एक के गो है तो 1 कर देंगे। प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये कितना हो गया, 4, तो 4 दूनी के 8, 8 16 आ गया। अब निकाले N3, कैसे निकाले, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, N2 कितना है, 16 में से 8 घटा लिए, 16 माइनस 8 कितना आ गया, 8। और N3 को कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से, तो 8 डिवाइडेड बाई कितना, 2, कितना आ गया, 4। उसके बाद क्या निकालना है, N4, N4 कैसे निकालें, N1 माइनस N3, N1 कितना था, 8, माइनस ये कितना था, N3 भी कितना आया, 8, कितना आ गया, 0। मतलब इसमें बॉन्ड पेयर तो कितने होंगे, बॉन्ड पेयर तो 4 होंगे, मगर लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। अभी लोन पेयर नहीं आया है, अभी टोटल इलेक्ट्रॉन आया है। N4 को कितने से डिवाइड करना होगा, 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 0, मतलब लोन पेयर कितने आ गए, 0 आ गया। समझ में, सारे स्टेप फॉलो कर लिए हमने। लास्ट में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। यदि हम कार्बन बनाए, सेंट्रल एटम सबसे कम मात्रा में यही है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो देखो ये 4 बॉन्ड बना लिया और एक भी लोन पेयर नहीं, और चारों तरफ क्या लगा दिया जाएगा, हाइड्रोजन। यही इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगा CH4 का। आ गया समझ में, समझा दिए ना, यही इसका कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। आओ जरा अब किसकी बारी है बताओ, अब किसकी बारी है, अमोनिया की। अब किसकी बारी है, अमोनिया की। देखो अमोनिया को, यदि हम अमोनिया की बात करें तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले N1। नाइट्रोजन में क्या कितना होता है, 5, नाइट्रोजन में कितना होता है, 5, तो 5 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 8। N2 निकालना होगा, तो नाइट्रोजन 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, समझ में आ रहा है, 8 इंटू 1, हाइड्रोजन को छोड़ दो, नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो 1 रख दिए, 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये 6 8 कितना हुआ, 8 2 10 4 14। N3 बराबर कितना हो गया, 14 माइनस 8 कितना हो गया, 14 में से 8 घट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 4 इधर 4 और 4 उधर, तो कितना हो गया, 6। N3 डिवाइडेड बाई कितना, 2, कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3, मतलब ये आ गया बॉन्ड पेयर। अब क्या करें, N4 निकालें, कैसे, N1 माइनस N2, कितना, N4 कैसे निकालते हैं, N1 माइनस N3, N1 कितना है, 8, N3 कितना था, 6, मतलब ये कितना आ गया, 2, N4 डिवाइडेड बाई कितना, 2, तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1, मतलब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने आ गए, 1। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे कम संख्या में नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बना देंगे और 3 हाइड्रोजन बना देंगे, 3 बॉन्ड पेयर, और एक बीच में क्या डाल देंगे, लोन पेयर। यही इसका क्या कहलाएगा, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अब मेरी बात सुनो, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, वाटर का। आओ जरा इसका भी कैलकुलेट करो, N1 कैलकुलेट करो, कितना लिखोगे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं,
6। कहोगे आपको कैसे पता? ऑक्सीजन का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p4, क्योंकि इसका 6 हो कितना होता है? 8 होता है ना। तो देखो 4 इसमें और 2 इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 2 6, तो 6 होते हैं। प्लस 2 × 1 कितना हो गया? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। N2 क्या करें? N2 बराबर कितना करें? 8 × 1 प्लस 2 × 2 4 और 8 4 12, नहीं हुआ 12। N3 कैसे निकाल ले बताओ? N2 माइनस N1, तो ये 4 आ जाएगा। देखो 12 में से 8 गया, कितना आ गया? 4। N3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये आ गया बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कैसे निकालें? N4 निकालना होगा। N1 माइनस क्या निकालना होगा? N3। N1 कितना है बेटे? 8 माइनस ये कितना है? N3 कितना है? 4, तो ये कितना आ गया? 4। N4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब लोन पेयर कितने आ गए? 2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल सा बात। कै गो ऑक्सीजन है? ए। सेंट्रल में तो ऑक्सीजन ही आएगा, आ रहा है, सबसे कम संख्या में है, हाइड्रोजन आ भी नहीं सकता। 2 गो क्या बना दे बेटा? बॉन्ड पेयर। और 2 गो क्या बना दे ऊपर नीचे? लोन पेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीका से हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर खींच सकते हैं मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो हम भी इस रूल में क्या ड्रॉबैक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हम नया चीज़ पढ़ेंगे बेटा, VBT। थैंक यू। और सुनो बच्चों, सुन लो, अगले लेक्चर से अब हम कंटिन्यू रहेंगे, हमेशा आप लोग के पीछे रहेंगे और हमेशा लेक्चर डलता रहेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ का हो, हर चीज़ का लेक्चर आएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हम लेक्चर डालेंगे तो उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होता जाएगा। बस आप लोग लेक्चर पूरा देखिए, आप लोग का फ़ायदा होता रहेगा। थैंक यू।